जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाले जितने भी आइलैंड्स हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो स्ट्रेट्स और वाटर चैनल्स पड़ते हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले जितने भी सागर, छोटी मोटी खाड़ियाँ, बेस हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर ये हमारी 8वीं वीडियो है। इसके बाद हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हम पूर्ण रूप से कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ, प्रमुख जलडमरू मध्य और छोटे मोटे सागर और द्वीप समूह। तो देखिए, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये कैरिबियन सागर है। इस कैरिबियन सागर के अंदर कुछ द्वीप पाए जाते हैं। इन द्वीपों पर कुल मिलाकर 13 स्वतंत्र देश और 18 किसी दूसरे देश की टेरिटरीज पाई जाती हैं, जिनको हम एक साथ सम्मिलित रूप से वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। अगर आपको वेस्ट इंडीज़ के बारे में डिटेल से जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर मैं वेस्ट इंडीज़ के बारे में डिटेल से बताया हूं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। हम यहां पर ये समझना चाहेंगे कि ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका के बीच में पड़ने वाला सागर है, जिसको हम कैरेबियन सागर बोल रहे हैं और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको बोल रहे हैं। दोनों ही जो हैं वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का हिस्सा हैं। इसके अंदर पड़ने वाले मुख्य रूप से कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे आपको क्यूबा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये जो पूरे के पूरे आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज़। नीचे की तरफ जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लेसर एंटिलीज़। और यहाँ पे जो आइलैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आर्किपेलागो आइलैंड्स का ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बहामास। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 आइलैंड्स के ग्रुप बन जाते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल से अगर आपको वेस्ट इंडीज़ को जानना है, यहाँ पर कितने देश हैं और कितने दूसरे देशों की टेरिटरीज़ हैं, तो जानने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो चैनल्स पड़ते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ स्ट्रेट्स और चैनल्स पड़ते हैं, जैसे कि देखिए, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये जो आपको पूरी जगह दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। इस सेंट्रल अमेरिका में ये मैक्सिको देश है और मैक्सिको देश में जो पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं युकाटन पेनिनसुला। और ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, ये है क्यूबा। तो युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा के बीच में जो ये चैनल है, जो पानी का रास्ता है, जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ देता है, इसको हम बोलते हैं युकाटन चैनल। क्या बोलते हैं हम इसको? युकाटन चैनल। याद रखिएगा, युकाटन चैनल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है युकाटन चैनल। युकाटन चैनल कहाँ पर है? तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। किसको जोड़ता है? कैरेबियन सागर को गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से जोड़ देता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए, यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका का एक देश है पनामा। पनामा में एक नहर बनाई गई है, पनामा कैनाल। वो पनामा कैनाल क्या है? इस तरफ के जितने भी हमारे पनामा कैनाल के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। इस तरफ के जितने भी हमारे पोर्ट हैं, उन सारे पोर्ट्स को समुद्री रास्ता प्रदान करता है, एक छोटा रास्ता प्रदान करता है। और इस तरह से हम उत्तरी अमेरिका से एक छोर से, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पनामा कैनाल के थ्रू जा सकते हैं। और पनामा कैनाल तक पहुंचने के लिए ये जो चैनल है, युकाटन चैनल, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्रदान करता है। कहाँ पर है ये कैरेबियन सागर के अंदर है। कैरेबियन सागर को गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से जोड़ देता है। नाम है युकाटन चैनल। याद रखिएगा, ये दोनों जो डिटेल्स में मैंने लिखा हुआ है, ये सारा मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जानने की एक ये है, देखिए, इक्वेटर कुछ यहाँ से पास हो जाती है, इसके भी नीचे से पास हो जाएगी इक्वेटर। तो जो इक्वेटर के ऊपर जो करंट बहती हैं, वो कुछ इस तरह से बहती हैं। इक्वेटर के ऊपर बहने वाली जो करंट हैं, वो कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज चलती हैं। और जो इक्वेटर के नीचे वाली करंट्स होती हैं, इक्वेटर के नीचे वाली जो करंट्स होती हैं, वो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो यहाँ पे 2 करंट्स आके आपस में मिल जाती हैं। 2 करंट यहाँ पे आके मिलती हैं। कौन कौन सी वो करंट हैं, उन करंट के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, एक का नाम है नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इक्वाटोरियल करंट यहाँ पर आके मिल जाती हैं। कौन सी करंट यहाँ पे आके मिलती हैं? नॉर्थ एंड साउथ इक्वाटोरियल करंट यहाँ पे आके मिल जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ इक्वाटोरियल करंट क्या होता है। तो देखिए, इक्वेटर कुछ इस तरह से जाता है। इक्वेटर के ऊपर अगर हम देखें तो जितनी भी समुद्री धाराएं हैं, वो कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज प्रवाहित होती हैं। इक्वेटर के अगर आप नीचे देखेंगे तो जितनी भी समुद्री धाराएं हैं,
वो कुछ इस तरह से, जो समुद्री करंट हैं वो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक साउथ इक्वाटोरियल करंट है, जिसकी एक शाखा कुछ इस तरह से दक्षिण अमेरिका के तट से होती हुई यहीं युकाटन चैनल तक चली जाती है। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं ये एक नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट है, जिसकी एक शाखा यहाँ तक चली जा रही है युकाटन चैनल तक। तो युकाटन चैनल में आके दो जलधाराएं मिलती हैं, दो जलधाराएं यहाँ पे रास्ता बनाती हैं, एक नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट और एक साउथ इक्वाटोरियल करंट। और इन दोनों जलधाराओं के मिलने से एक नई जलधारा का उदय होता है, जो कुछ इस तरह से अमेरिका के तट पर बहती है, जिसे हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो युकाटन चैनल से ही शुरू होती है। और यहाँ एक आइलैंड आपको दिख रहा है, इस आइलैंड को बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड तक चली जाती है, नाम है गल्फ स्ट्रीम। ऊपर आप देखेंगे तो लेब्राडोर सागर से, गल्फ ऑफ बफिन से होती हुई एक ठंडी जलधारा आती है, जो यहाँ इसी जगह के गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। जगह का नाम है न्यू फाउंडलैंड। और जो करंट ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही है उसका नाम है लेब्राडोर करंट। नीचे से जो गर्म जलधारा जा रही है युकाटन चैनल से होती है, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ठंडी और गर्म जलधाराएं विश्व में जहाँ भी मिलती हैं वहाँ पे मत्स्य उद्योग काफ़ी फलता फूलता है। मछली पकड़ने के लिए वो जगह काफ़ी उपयुक्त हो जाती है। तो ये जो अमेरिका का आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, ये कनाडा का आइलैंड है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, न्यू फाउंडलैंड। ये मत्स्य उद्योग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा जापान के पूर्वी तट पर आकर मिल रही है, इसलिए जापान में भी मछली पकड़ने का उद्योग काफ़ी अधिक मात्रा में फला फूला है। इससे ज़्यादा डिटेल में हम करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर युकाटन चैनल से गल्फ स्ट्रीम का उदय होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दो धाराएं आपस में मिलती हैं। कौन सी धाराएं मिलती हैं? नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट और साउथ इक्वाटोरियल करंट आपस में यहाँ जुड़ जाती हैं और गल्फ स्ट्रीम का निर्माण कर देती हैं। युकाटन चैनल का ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं आपको ये बात यहाँ पे बता देनी चाह रहा था। आई होप आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए हम चलते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर हम कहीं पर चैनल बोलेंगे, कहीं पर स्ट्रेट बोलेंगे, कहीं पर बोलेंगे पैसेज और कहीं पर बोलेंगे सुंड। तो चैनल, स्ट्रेट, पैसेज और सुंड में अंतर क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए चैनल और जो स्ट्रेट होता है, जो चैनल होता है और जो स्ट्रेट होता है, दोनों ही वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं। इस वीडियो में हमें कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। चैनल जो होता है वो जनरली बड़ा होता है, मतलब दो वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला बड़ा रास्ता कहलाता है चैनल। ये एक समुद्र है, ये एक समुद्र है और इनको जोड़ने वाला बड़ा रास्ता कहलाता है चैनल। जैसा कि हमने अभी युकाटन चैनल देखा, उसी तरह से दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ने वाला छोटा रास्ता अगर छोटा हो जाए तो उसे हम कहते हैं कैनाल, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। क्या कहते हैं? स्ट्रेट। उसी तरह से अगर दो जल राशियों को जोड़ने वाला रास्ता पतला तो है, छोटा तो है, लेकिन उसकी लंबाई काफ़ी अधिक हो जाए तो उसे हम कहते हैं सुंड। जैसे हाथी की सूंड होती है, वो पतली और लंबी होती है, तो उसे हम कहते हैं सुंड। उसी तरह से दो द्वीप हैं, उन दो द्वीपों के बीच में जो समुद्र है, जो उन दो द्वीपों को जोड़ देता है, उसे हम कहते हैं पैसेज। उसे हम कहते हैं पैसेज। और अगर कोई दो समुद्र की राशियों को जोड़ने के लिए मानव निर्मित रास्ता निर्माण कर लिया जाए तो उसे हम बोलते हैं कैनाल। जैसे कि आप देखते हैं स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल। तो इस तरह से ये कैनाल, स्ट्रेट, पैसेज और सुंड, ये सारी की सारी चीज़ें ही दो बड़ी जल राशियों को आपस में जोड़ती हैं। और ये सारे के सारे टर्म आपस में इंटरचेंज भी कर लिए जाते हैं। कभी कभी हम स्ट्रेट को पैसेज बोल देते हैं, कहीं कहीं पर हम चैनल को स्ट्रेट बोल देते हैं। छोटा छोटा सा जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम आगे चलते हैं जमाइका चैनल की तरफ। यहाँ पर कैरेबियन कंट्रीज़ जो हैं, ये पूरे का पूरा वेस्ट इंडीज़ है। इस वेस्ट इंडीज़ वाले क्षेत्र में ही हम आपको एक देश दिखाते हैं। देश का नाम है जमाइका और उसकी कैपिटल है किंगस्टन। तो इस जमाइका, ये जमाइका आइलैंड है। क्या है ये है जमाइका आइलैंड, जमाइका द्वीप। और एक बड़ा सा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इस द्वीप को हम बोलते हैं हिस्पानियोला। क्या बोलते हैं हम इसको? हिस्पानियोला। इस हिस्पानियोला द्वीप पर आपको दो देश देखने को मिलेंगे, एक है हेती और दूसरा है डोमिनिकन रिपब्लिक। दोनों ही के दोनों जो देश हैं वो इसी हिस्पानियोला द्वीप पर बसे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जमाइका और हिस्पानियोला, जमाइका और हिस्पानियोला के बीच में जो पानी का ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं जमाइका चैनल। क्या बोलते हैं? जमाइका चैनल। यहाँ पे कौन सा था? युकाटन चैनल। यहाँ पे कौन सा है? जमाइका चैनल।
जमाइका चैनल और युकाटन चैनल दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है कि स्वेज नहर से जितने भी समुद्री रास्ते से जुड़ने वाले जितने भी वेसल्स हैं, जो समुद्री जहाज़ हैं, वो इन सब पैसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक दूसरा पैसेज दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये कौन सा आइलैंड है? ये क्यूबा द्वीप है। और ये कौन सा द्वीप है? ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वही द्वीप है जिसका नाम है हिस्पानियोला, जिस पर दो देश हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। तो क्यूबा और हिस्पानियोला या हैती देश भी इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम छोटे रूप में बोल सकते हैं हैती, कंट्री का नाम है हैती। इन दोनों के बीच में जो ये पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पैसेज को हम बोलते हैं विंडवार्ड पैसेज। क्या बोलते हैं? विंडवार्ड पैसेज। तो इस क्षेत्र में अभी तक हम 3 पैसेज देख चुके हैं। युकाटन चैनल, ये युकाटन चैनल था। यहाँ पर जो आपको ये वाला चैनल दिखाई दे रहा है, इस चैनल का नाम था जमाइकन चैनल। और जो ये वाला चैनल आपको दिखाई दे रहा है, जो क्यूबा और हैती या क्यूबा और हिस्पानियोला के बीच में है, उसको हम बोल रहे हैं विंडवार्ड पैसेज। इसको क्या बोल रहे हैं? पैसेज। मैंने बताया दो द्वीपों को जोड़ने वाला पैसेज हो जाता है, आपस में इंटरचेंजेबल हैं। पैसेज को चैनल और चैनल को पैसेज भी कभी कभी बोल दिया जाता है। इस जगह का नाम क्या है? विंडवार्ड पैसेज। इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये सारी की सारी पनामा नहर से जो शिप आते हैं वो इन्हीं रास्तों का प्रयोग करते हैं अमेरिका के पूर्वी तट पर जाने के लिए, अमेरिका के पूर्वी तट पर जाने के लिए या यूरोप में जाने के लिए इसी रास्ते का उपयोग, इन्हीं चैनल्स का उपयोग किया जाता है। जहाँ यहाँ पर हमने 2 चैनल देखे हैं, जमाइकन चैनल, एक तो हमने जमाइकन चैनल के बारे में पढ़ा और विंडवार्ड पैसेज के बारे में पढ़ा। जमाइका आइलैंड, क्यूबा आइलैंड, मैक्सिको देश, और इस पूरे के पूरे आइलैंड का नाम है हिस्पानियोला, जहाँ पर जो देश हैं हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन कौन से सागर यहाँ पे थे। तो ये था गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये था कैरेबियन सी, और ये था नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये पूरे के पूरे जो दोनों ये गल्फ और कैरेबियन सी है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं निकोलस चैनल कहाँ पर है। तो देखिए ये जो आर्कीपेलागो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आइलैंड्स का ग्रुप, इसको बोलते हैं हम द बहामास। ये एक देश भी है और ठीक इसी जगह से हमारी जो कर्क रेखा है वो यहाँ से कुछ गुजर जाती है। कर्क रेखा बहामास से होकर गुजरती है। तो ये जो बहामास आर्कीपेलागो है और ये जो आइलैंड है क्यूबा, इन दोनों के बीच में जो ये पैसेज है, ये चैनल है, इस चैनल को हम बोलते हैं निकोलस चैनल। क्या बोलते हैं? निकोलस चैनल। इस चैनल का नाम क्या है? निकोलस चैनल। लोकेशन क्या है? बहामास और क्यूबा के बीच में जो चैनल है उसको हम निकोलस चैनल बोलते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। बहामास और क्यूबा के तट के बीच में जो ये चैनल है इसको हम निकोलस चैनल बोलते हैं। सागर है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इतना ही छोटा आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। पनामा कैनाल की मैं बात कर रहा था, तो देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है सेंट्रल अमेरिका। अगर सेंट्रल अमेरिका के 7 देशों के बारे में आप नहीं जानते हैं, सेंट्रल अमेरिका में 7 देश आते हैं, उन 7 देशों के बारे में डिटेल से जानने के लिए सेंट्रल अमेरिका के ऊपर भी, लैटिन अमेरिका के ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वहीं पर एक देश है पनामा, सेंट्रल अमेरिका में। उस पनामा के अंदर एक मानव निर्मित रास्ता बनाया गया जिसे हम बोलते हैं पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या करती है? ये पूरे का पूरा जो सागर है ये हमारा है प्रशांत महासागर और ये है अटलांटिक महासागर, दोनों महासागरों को जोड़ देती है पनामा कैनाल। इसके बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? तो देखिए यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर और यूरोप से आने वाले जितने भी शिप हैं, जितने भी जहाज़ हैं, अगर उनको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर या एशिया महाद्वीप में जापान, चाइना या साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाना होता तो वो कुछ इस रास्ते का प्रयोग करते, जो कि काफ़ी लंबा हो जाता। इस रास्ते को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक नहर बना दी गई जिसका नाम है पनामा नहर, और काफ़ी समय जो जहाज़ों का रास्ते में खर्च होता था वो बच गया है। जो रास्ता इतना छोटा हो गया है, अगर पनामा कैनाल ना होती तो आपको न्यूयॉर्क से, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी पनामा नहर के बनने से समुद्री रास्ते से केवल इतनी रह गई है, जो कि पनामा नहर अगर नहीं होती तो वो दूरी कुछ इतनी होती। और ये जो कुछ इतनी है और कुछ इतनी जो पहले है वो 4000 माइल्स रह गई है, जो कि पहले 12000 माइल्स होती थी। आप समझ पा रहे हैं कि दूरी जो है वो 3 गुना कम हो गई है। ये पनामा कंट्री है। इस पनामा कंट्री की राजधानी जो है वो पनामा सिटी है, और इस पनामा सिटी के पास में ही ये जो नहर दिखाई दे रही है, इस नहर का नाम है पनामा नहर। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। बहुत से एग्ज़ाम में पूछी जाती है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की लोकेशन। तो देखिए ये हमारा, अगर हम यहाँ मैप पे बनाना चाहें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कुछ इस तरह से है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो ये टांग नीचे को आपको दिखाई दे रही है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फ्लोरिडा प्रांत, ये वही फ्लोरिडा है। आई होप आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो फ्लोरिडा राज्य है, और ये जो कौन सी जगह है, ये क्यूबा, मैं बार बार आपको मैप में दिखा रहा हूँ, और ये है बहामास। इन दोनों के बीच में जो चैनल मैंने आपको बताया था वो था निकोलस चैनल। आपको लोकेशन समझ में आ रही है। तो फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में जो ये स्ट्रेट है, ये पानी दो सागरों को जोड़ने वाला जो रास्ता है, इस रास्ते को कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। किस किस को ये जोड़ रही है, तो ये अटलांटिक ओशियन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ देती है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। अगर और ज़्यादा फाइन हम इसको करें तो फ्लोरिडा के दक्षिण में जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम पॉइंट है उसको बोलते हैं फ्लोरिडा कीज। ये क्या है, फ्लोरिडा कीज क्या है, तो फ्लोरिडा कीज जो है वो कोराल के बने हुए जो द्वीप हैं, कोराल मूंगा चट्टानों से बने हुए द्वीप हैं, उनकी एक कतार है, इनको हम कहते हैं द फ्लोरिडा कीज। तो इन फ्लोरिडा कीज और ये फ्लोरिडा कीज जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु भी है फ्लोरिडा कीज। इन फ्लोरिडा कीज और क्यूबा के बीच में जो ये आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं गल्फ स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में किसको जोड़ रहा है, मैक्सिको को, गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देता है। इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम ऊपर चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो देखिए मैं नक्शे को फिर से बना देता हूँ। ये कुछ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये सेंट्रल अमेरिका में हम चले जाएंगे, कुछ इस तरह से ये महाद्वीप बनेगा। तो इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब आप इस वाले स्थान पर आएंगे, यहाँ आपको 5 लेक्स दिखाई देंगी जिनको हम 5 महान झीलें बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई देगी जिसे हम सेंट लॉरेंस नदी बोलते हैं। अगर आपको 5 महान झीलों के बारे में नहीं पता है, द ग्रेट लेक्स के बारे में डिटेल से जानना है, तो इन 5 महान झीलों के ऊपर जो कौन कौन सी हैं, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक इरी, और ये लास्ट वाली है लेक ओंटारियो। इन 5 झीलों के ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके रिगार्डिंग भी, उस वीडियो से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। लेक सुपीरियर जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील और दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सारी की सारी ग्लेशियस झीलें हैं। इन सारी की सारी झीलों का पानी जो है वो एक नदी अटलांटिक ओशन में लेके जाती है। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी जहाँ आकर अटलांटिक ओशन में गिरती है वो एक खाड़ी का निर्माण करती है, और इस खाड़ी को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस जो है नदी का नाम है। तो ये जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, इस नदी के पानी को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के थ्रू अटलांटिक ओशियन तक ले जाने के लिए कुछ चैनल्स बीच में आएंगे, कुछ स्ट्रेट बीच में आएंगी, उनको जानना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एंटीकोस्टी आइलैंड। एंटीकोस्टी आइलैंड जो है वो कनाडा का हिस्सा है। कनाडा का ये राज्य जो है, अगर हम बात करें तो ये क्यूबेक राज्य कनाडा का है। ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको हम न्यू फाउंडलैंड आइलैंड और लेब्राडोर पेनिनसुला भी इसी क्षेत्र में आता है। इसको हम मुख्य रूप से लेब्राडोर का पेनिनसुला बोलते हैं। ये कनाडियन शील्ड वाला क्षेत्र है। कनाडियन शील्ड के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक खाड़ी और दिखाई देगी। ये जो खाड़ी दिखाई दी इसका नाम था गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये जो आइलैंड है इसका नाम था एंटीकोस्टी, जो कि कनाडा का आइलैंड है। यहाँ पे एक आपको खाड़ी दिखाई दे रही है, इस खाड़ी को हम बोलते हैं फंडी की खाड़ी, गल्फ ऑफ फंडी। और गल्फ ऑफ फंडी किस लिए फेमस है, ये देखिए कहाँ पर पड़ती है, गल्फ ऑफ फंडी पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, गल्फ ऑफ फंडी कनाडा में पड़ती है। कुछ हिस्सा अगर हम जोड़ें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए का भी आता है। जो आपको पीला वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये यूएसए है, जो ऊपर हरा वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये कनाडा है। तो कनाडा और यूएसए दोनों में ही सम्मिलित रूप से पड़ती है, लेकिन मुख्य रूप से कनाडा में पड़ती है गल्फ ऑफ फंडी, फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी किस लिए फेमस है, दुनिया में सबसे ऊँचे ज्वार भाटा जो हैं वो फंडी की खाड़ी में ही आते हैं। याद रखिएगा फंडी की खाड़ी की लोकेशन, यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। यहाँ पे आपको एक शहर दिखाई दे रहा है, नाम है हैलीफैक्स।
तो इस हैलीफैक्स जो है यहाँ से कनेडियन नेशनल रेलवे यानी कनेडियन नेशनल रेलवे CNR का जो पूर्वी छोर है वो यही है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स से ही कनाडियन नेशनल रेलवे शुरू होती है और उस किस इस तरह से होती हुई पश्चिमी छोर पर चली जाएगी। इसका जो पूर्वी छोर है वो हैलीफैक्स है। हैलीफैक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के बारे में हम जान चुके हैं। अब देखिए, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से जो नदी का पानी है, उस नदी के पानी को लेके जाने के लिए 3 रास्ते हैं जो इसको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को जोड़ देते हैं अटलांटिक ओशियन से। वो कौन कौन से रास्ते हैं? उन रास्तों में सबसे पहला रास्ता है, देखिए, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और ये है एंटीकोस्टी आइलैंड, और हम इसके ऊपर की तरफ इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक देखिए, ये एंटीकोस्टी आइलैंड आपको मिल रहा है। ये लैब्राडोर का पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, और ये पूरे का पूरा जो आइलैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ही है न्यू फाउंडलैंड। ये क्या है? न्यू फाउंडलैंड। लोकेशन में धीरे धीरे आपको इलोबरेट कर रहा हूँ। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड वही जगह है जहाँ पे ऊपर से लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और नीचे से एक गर्म जलधारा, जिसका नाम क्या था, देखिए मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था, गल्फ स्ट्रीम। ठंडी और गर्म जलधारा आके मिल जाती है न्यू फाउंडलैंड के किनारे पर ही। न्यू फाउंडलैंड भी जो है वो कनाडा का आइलैंड है, याद रखिएगा। न्यू फाउंडलैंड जो है वो कनाडा का आइलैंड है, और यहाँ पे मछली उद्योग काफ़ी फला फूला है क्योंकि यहाँ पे 2 जलधाराएँ आके मिलती है। तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड और कनाडा का लैब्राडोर पेनिनसुला या क्यूबेक राज्य के बीच में सेंट लॉरेंस की खाड़ी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने के लिए एक पतला संकरा सा समुद्र को, दोनों बड़े जलराशियों को जोड़ने के लिए एक पतला सा रास्ता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बेले इसले। स्ट्रेट ऑफ बेले इसले ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये है अटलांटिक ओशियन। 2 राशियाँ जिन 2 सागरों को जोड़ रही है वो है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और अटलांटिक ओशियन। जो जिन 2 लैंड को, स्थल खंडों को अलग कर रही है वो है मेनलैंड कनाडा का लैब्राडोर पेनिनसुला बोलिए या क्यूबेक राज्य बोलिए, और ये बड़ा सा आइलैंड जिसको हम बोल रहे हैं न्यू फाउंडलैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट ऑफ बेले इसले कहाँ पर है। ये तीनों बातें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, यही नोट्स भी हैं और यही सब मैं वीडियो में आपको बता भी रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में मैं जो एलोबरेट कर रहा हूँ वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस रास्ते से होके होगा क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसका? स्ट्रेट ऑफ बेले इसले का। तो चलिए स्ट्रेट ऑफ बेले इसले का इम्पोर्टेंस हम जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर काफ़ी उद्योग फले फूले हैं, मुख्य रूप से आयरन उद्योग और मुख्य रूप से ऑटो इंडस्ट्री वाला उद्योग। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको, जब मैंने ये आपको ग्रेट लेक्स पढ़ाई हैं तो बता चुका हूँ कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से यहाँ पे आपको बहुत सारे बड़े बड़े शहर दिखाई देते हैं। डुलुथ दिखाई देगा, मिशिगन दिखाई देगा, और भी बड़े बड़े शहर दिखाई देंगे, ओंटारियो दिखाई देगा, मॉन्ट्रियल दिखाई देगा। बहुत सारे शहर यहाँ पे हैं, बहुत सारे बंदरगाह यहाँ पे हैं। टूल्स, ये पूरी की पूरी बेल्ट, टूल्स बेल्ट बन जाती है मिलावाकी के आसपास वाली। यहाँ पे मीट उद्योग यानी ये मांस प्रसंस्करण का उद्योग काफ़ी फला फूला है। एग्रीकल्चर को, इस क्षेत्र को, तो यहाँ पे तो एक विश्व की मंडी भी लगती है कनाडा में। तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है ये नौका गम्य बन जाता है। ये पूरे का पूरा रास्ता जो है शिप के लिए, यहाँ से समुद्र के इस रास्ते के थ्रू, इस नदी के थ्रू काफ़ी शिप्स आते जाते हैं, काफ़ी बोट्स आती जाती हैं। और ये सारी की सारी बोट्स जो हैं वो कहाँ जाती हैं, या तो इस तरफ जाएंगी, कहाँ, ये क्या है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, या फिर कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी यूरोप में। तो यूरोप में अगर वो सारी की सारी बोट्स जाएंगी, यूरोप इस तरफ पड़ेगा, तो वो एक रास्ते का इस्तेमाल करेंगी और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ बेले इसले। तो ये पूरी की पूरी जो 5 हमारी मुख्य रूप से 5 ग्रेट लेक्स हैं, 5 फिंगर लेक्स हैं, महान झीलें हैं, उनको अगर यूरोप तक, वहाँ उस रास्ते से अगर यूरोप तक जाना हो तो हम स्ट्रेट ऑफ बेले इसले का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। बाकी जो 2 स्ट्रेट हैं, देखिए पूरे का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ये पता नहीं मुझे कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ये एंटीकोस्टिक आइलैंड है। ये है स्ट्रेट ऑफ बेले इसले जो मैंने आपको बताई। 2 रास्ते और हैं जो इस गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को अटलांटिक ओशियन से जोड़ देते हैं। एक तो ये है और दूसरा ये वाला है। तो इन दोनों स्टेट का नाम भी जान लेते हैं। ये कौन सी जगह है, ये जो है कनाडा का मेन लैंड है,
ये कनाडा का मेन लैंड है। यह है फंडी की खाड़ी, गल्फ ऑफ फंडी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ये वही फंडी की खाड़ी है, ये वही फंडी की खाड़ी है, ये वाली। तो ये मेनलैंड कनाडा से न्यू फाउंडलैंड के बीच में जो ये वाली एक स्ट्रेट पड़ जाती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ काबोट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ काबोट, याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ काबोट। और तीसरी जो स्ट्रेट है जो इसी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को जोड़ रही है अटलांटिक ओशियन से, वो यहाँ पे है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ कॉन्सो। बस आपको नाम याद रखना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है बेले इसलिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। दो स्ट्रेट और हैं जो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती हैं, एक है स्ट्रेट ऑफ कोबोट और दूसरी है कॉन्सो स्ट्रेट। ये स्ट्रेट ऑफ कोबोट है और ये यहाँ पे कॉन्सो स्ट्रेट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी हम और उत्तर की तरफ चलते हैं, यानी कनाडा की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र आ जाता है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक आर्कीपेलागो। क्या बोलते हैं? आर्कटिक आर्कीपेलागो। इस आर्कटिक आर्कीपेलागो में कितनी स्ट्रेट पड़ेंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी हमें जानना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जहाँ हम अभी पढ़ रहे थे उस क्षेत्र को जानते हैं। ये 5 फिंगर लेक हैं, ये हमारी सेंट लॉरेंस नदी है, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, और ये है हमारा न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड में 2 जलधाराएँ आके मिलती हैं, गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म पानी की जलधारा है, और लेब्राडोर करंट जो कि ठंडे पानी की जलधारा है। इसलिए यहाँ पे मछलियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में पाली काफ़ी मत्स्य उद्योग काफ़ी फला फूला है। यहाँ पे कुछ आपको और आइलैंड दिखाई देंगे कनाडा के आसपास में, उनको जानना भी ज़रूरी है। ये जो ऊपर वाला सागर है ये आर्कटिक ओशियन है, यहाँ से ऊपर नीचे वाला जो सागर है ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये एक आइलैंड आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो किसका हिस्सा है? वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। और दूसरा आपको दिखाई देता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ग्रीनलैंड जो है उस पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा होने के बावजूद भी डेनमार्क जो कि यूरोप का देश है उसका इस पर शासन चलता है। यानी ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप के राज्य क्षेत्र में आता, यूरोप के ही जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में आता है। यूरोप का देश है डेनमार्क, उसका क्षेत्र है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है, आपको पता होगा। ये ग्रीनलैंड जो एक महाद्वीप नहीं है, ये एक द्वीप है, और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी ग्रीनलैंड ही है। आइसलैंड एक स्वतंत्र देश है जिसकी कैपिटल है रेक्विक। ग्रीनलैंड और आइलैंड के बीच में आपको ये एक स्ट्रेट दिखाई देगी जो कि अटलांटिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ देगी। इस स्ट्रेट का नाम है हमारा डेनमार्क स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? डेनमार्क स्ट्रेट। देखिए, डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है, डेनमार्क के आसपास नहीं है। कई बार पूछी जाती है, किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ देती है। दूसरी यहाँ पे आपको स्ट्रेट दिखाई देगी, ये देखिए लेब्राडोर का सागर है ये, और ये हमारी बफिन की खाड़ी है। बफिन की खाड़ी इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर जो ये पूरे के पूरे छोटे मोटे आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसको हम आर्कटिक आर्कीपेलागो ऑफ कनाडन या कनेडियन आर्कीपेलागो भी बोलते हैं। इस कनेडियन आर्कीपेलागो में जो ऊपर वाले ये आइलैंड्स का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बड़े बड़े और आइलैंड हैं, जिसमें से आपको एक बफिन आइलैंड दिखाई देगा, यहाँ पे बैंक आइलैंड दिखाई देगा, यहाँ पे विक्टोरिया आइलैंड दिखाई देगा। तो बफिन आइलैंड के उत्तर में और ग्रीनलैंड के दक्षिण में जो ये खाड़ी दिखाई दे रही है, इस खाड़ी को बोलते हैं बफिन बे। क्या बोलते हैं? बफिन बे। तो बफिन बे को अगर लेब्राडोर सागर से जोड़ना हो, अब इस सागर का नाम लेब्राडोर सागर क्यों पड़ गया? तो ये जो पूरे का पूरा पेनिनसुला है, ये वाला पेनिनसुला, ये एक पेनिनसुला 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए जगह को पेनिनसुला बोलते हैं। जो कनाडा का क्यूबेक प्रांत है, इस पूरे के पूरे पेनिनसुला को लेब्राडोर पेनिनसुला बोलते हैं, और इस लेब्राडोर पेनिनसुला के आसपास के सागर को लेब्राडोर सागर बोलते हैं। तो लेब्राडोर सागर और बफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर जो कि अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है और बफिन की खाड़ी भी अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है, इन दोनों को जोड़ने की एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट। बफिन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, बफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर देती है। स्ट्रेट का नाम है डेविस स्ट्रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एक खाड़ी दिखाई देगी, हडसन की खाड़ी, और ये नीचे जो है ये जेम्स की खाड़ी है, दोनों कनाडा में है। ये हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने के लिए पानी का एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं
हडसन स्ट्रेट, ये हडसन स्ट्रेट है, ये हडसन की खाड़ी है, ये जेम्स की खाड़ी है, ये लेब्राडोर का सागर है, और बीच में जो ये वाली स्ट्रेट है ये हडसन की स्ट्रेट है। चलिए वीडियो में हम आगे इन सब के बारे में डिटेल से चलते हैं। भी हम आर्कटिक रीजन को भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है हमारा नॉर्थ पोल, और ये जो पूरे का पूरा सागर आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। और यहाँ पे आपको एक लाइन भी दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो लाइन है। ये वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये जो सर्किल्स है मैंने बना दिया है, ये है आर्कटिक सर्कल। ये क्या है? आर्कटिक सर्कल। अब आर्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो देखिए ये रसिया है, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये क्या है, ये आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है, और ये है अलास्का जो कि अमेरिका का हिस्सा आता है, यानी यूएसए से भी गुजर रही है। तो आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजर रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आर्कटिक ओशियन अक्सर जमा ही रहता है क्योंकि नॉर्थ पोल के पास में आता है। दुनिया का 5वां महासागर है छोटा, यानी सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियन ही है। आर्कटिक ओशियन पर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अभी मेरे सामने आर्कटिक रीजन आ गया है तो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये काफ़ी छिछला सागर है, ज़्यादा गहरा नहीं है, ज़्यादातर टाइम इसमें बर्फ़ ही जमी रहती है। सबसे छोटा महासागर यही है। यहाँ पे जो ये आइलैंड्स का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक आर्कीपेलागो। क्या बोलते हैं? आर्कटिक आर्कीपेलागो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया था ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। आइसलैंड तो यूरोप का हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बफिन आइलैंड, ये दिखाई देगा विक्टोरिया आइलैंड, ये दिखाई देगा बैंक आइलैंड। ठीक है, तो इस आर्कटिक ओशियन के अंदर कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको हम कुछ, जैसे हमें इस तरफ से और इस तरफ जाना हो तो हम कुछ रास्तों को फॉलो करेंगे। रास्ता कुछ इस तरह से होगा या इस तरह से भी होगा, और इस तरह से भी रास्ता होगा, समुद्री रास्ता। तो इस समुद्री रास्ते में जो कुछ रास्ते, जब इस रास्ते को हम फॉलो करेंगे कहाँ से जाने के लिए, अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन है, और ये कौन सा है, ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन तक जाने के लिए कुछ चैनल, कुछ स्ट्रेट्स आएंगी और कुछ चैनल आएंगे। तो उन स्ट्रेट और चैनल को हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है बेरिंग स्ट्रेट। ये कौन सी स्ट्रेट है? बेरिंग स्ट्रेट। एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। ये कौन सी जगह है? ये है अलास्का। ये अलास्का है, ये अलास्का का aleutian आइलैंड्स हैं। ये जो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा है रसिया यानी एशिया, और ये हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रही है ये एक समुद्र की छोटी सी जल राशि, दो बड़े सागरों को जोड़ रही है। आर्कटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। नाम है इसका बेरिंग स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? बेरिंग स्ट्रेट। अगर हम छोटे रूप से देखें तो ये जो सागर है, ये छोटा वाला सागर, ये चुक्की सागर है, और ये बेरिंग सागर है। बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ रही है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग सागर जो है वो अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है, चुक्की सागर जो है वो आर्कटिक ओशियन का हिस्सा है। इस चुक्की सागर के पास में ही यहाँ पे एक और सागर आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर। ग्रीनलैंड के पास में जो आपको ये सागर दिखाई दे रहा है इसका नाम है ग्रीनलैंड सी। नॉर्वे के पास में जो आपको सागर दिखाई दे रहा है उसका नाम है नॉर्वियन सी। और ये जो छोटे छोटे आपको कई सारे सागर दिखाई दे रहे हैं, इन सारे के सारे सागरों के बारे में मैं आपको एक वीडियो मैंने बनाई थी। नॉर्थ एशिया में मैंने आपको रसिया पढ़ाया था, तब इन सारे सागरों के बारे में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। चीज़ें आपस में जुड़ती चली जा रही हैं। अगर आप इस सीरीज में शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको अब तक तो मेरे साथ जो हम विश्व मानचित्र की ये सीरीज चला रहे हैं, आपको ये सब पढ़ने में मज़ा आने लगा होगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट्स की। तो ये एक रास्ता, समुद्री रास्ता जो इस तरह से बना हुआ है, इस समुद्री रास्ते में जो स्ट्रेट्स पड़ती हैं उसमें से हम ऑलरेडी डेविस स्ट्रेट और बेरिंग स्ट्रेट की बात कर चुके हैं। बाकी इस रास्ते में आने वाली जो स्ट्रेट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो है, ये जो क्षेत्र है ये रसिया वाला क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये यूएसए वाला क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे उल्टा करके बनाया हुआ है, फोटो को आप उल्टा कर लीजिए। ये जो पूरे का पूरा क्षेत्र है ये अलास्का है, और ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है ये रसिया है। अलास्का जो है वो यूएसए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूएसए का हिस्सा है।
रशिया का ये वाला जो पेनिनसुला है इसको हम बोलते हैं चुक्की पेनिनसुला, जिसके नाम पर इस सागर का नाम पड़ा है चुक्की सागर। इसी तरह से यहाँ पर भी एक पेनिनसुला है जिसका नाम है सीवार्ड पेनिनसुला, सीवार्ड पेनिनसुला। तो अलास्का को या यूएसए को या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से या रसिया से अलग करने के लिए जो स्ट्रेट है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ देती है, या हम बड़े तौर पर देखें तो ये हमारा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ देती है। इसकी खोज करी थी विटिस बेरिंग ने। किसने खोज करी थी? विटिस बेरिंग ने। उसके नाम पर ही इस स्ट्रेट का नाम बेरिंग स्ट्रेट पड़ गया है। अभी हम एक स्ट्रेट डेनमार्क स्ट्रेट, देखिए डेनमार्क स्ट्रेट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कहाँ पर है? ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में स्ट्रेट है। अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ देती है? तो ये अटलांटिक ओशियन को आर्कटिक ओशियन से जोड़ देती है। छोटे रूप पर बात करें तो ये हमारा जो है लेब्राडोर सागर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रीनलैंड सागर होगा। तो लेब्राडोर सागर को भी ग्रीनलैंड सागर से जोड़ देती है डेनमार्क स्ट्रेट। आपसे एग्जाम में छोटा वाला सागर भी पूछा जा सकता है, बड़ा वाला सागर भी पूछा जा सकता है, महासागर भी पूछा जाता है, सागर भी पूछा जाता है। ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, बीच में डेनमार्क स्ट्रेट है। देखिए यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। मैप में मेरे सामने जो भी आता रहता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। स्वालबार्ड आइलैंड, आइलैंड का नाम है स्वालबार्ड आइलैंड। स्वालबार्ड आइलैंड जो है वो नॉर्वे की टेरिटरी है। ये देश है नॉर्वे, ये नॉर्वे है, और इस नॉर्वे की टेरिटरी है स्वालबार्ड आइलैंड। अब इस पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब मैंने आपको यूरोप पढ़ाया था तब मैं इस पेनिनसुला के बारे में आपको बता चुका हूँ। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को स्कैंडिनेविया बोलते हैं। ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। इस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में ये एक नॉर्वे देश है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यूरोप वाली वीडियो आप देखिएगा। तो यहाँ जो नॉर्वे देश है उस नॉर्वे देश की टेरिटरी है स्वालबार्ड आइलैंड, प्लस यहाँ पे जो आपको एक और आइलैंड दिखाई दे रहा है जैन मियान। जैन मियान आइलैंड जो है वो भी नॉर्वे की ही टेरिटरी है। जबकि ग्रीनलैंड और यहाँ पर जो छोटे छोटे आपको दो आइलैंड दिखाई दे रहे हैं फोरिये आइलैंड और शीटलैंड आइलैंड, ये सारी की सारी जो हैं वो डेनमार्क की टेरिटरी हैं। ये है डेनमार्क। डेनमार्क की टेरिटरी कहाँ है? ये डेनमार्क की टेरिटरी है। ये भी देखिए कुछ दिक्कत होने के कारण वीडियो पीछे चली गई है। चलिए हम यहीं पे थे। तो ये डेनमार्क की टेरिटरी है। जस्ट ए मिनट। हाँ, हडसन स्ट्रेट तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे थे। ये डेनमार्क देश है। इस डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड भी है। कुछ समय पहले तक इसी डेनमार्क की टेरिटरी आइसलैंड भी होता था, लेकिन आइसलैंड जो है अभी स्वतंत्र देश है। इसी डेनमार्क की टेरिटरी फोरियस आइलैंड भी है, और इसी डेनमार्क की टेरिटरी शीटलैंड आइलैंड भी है। लेकिन जो दूसरे आइलैंड बच गए हैं स्वालबार्ड आइलैंड और जैन मियान आइलैंड जो हैं वो नॉर्वे की टेरिटरी हैं। ये सारे के सारे जो हिस्सा आ रहा है ये पूरे का पूरा यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ऊपर वाला जो ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में जो स्टेट है उसको हम डेनमार्क स्टेट बोलते हैं। इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है और इससे ज़्यादा आपको समझना भी नहीं है। कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। हडसन स्ट्रेट कहाँ है मैं बता चुका हूँ। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने के लिए जो स्ट्रेट है नाम है हडसन स्ट्रेट। इधर हमारा कनाडा का लेब्राडोर पेनिनसुला है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अभी थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं जो मैं आपको अभी तक मैप में बता चुका हूँ। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर के सागर से जोड़ती है हडसन स्ट्रेट। ये कनाडा की मेन लैंड है और ये बफिन आइलैंड है हडसन स्ट्रेट। जो रास्ता मैं आपको बता रहा था ये अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन से अगर पैसिफिक ओशियन जाना हो तो एक रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा, या तो ये वाला रास्ता या नीचे वाला रास्ता मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारा होकर के जाता था पनामा की नहर से। तो पनामा की नहर के आसपास वाले चैनल स्ट्रेट हम देख चुके हैं। अब हम उत्तर में आ गए हैं तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेट और चैनल है इनके बारे में हम अभी जानेंगे। ये तो हम ऑलरेडी पता ही कर चुके हैं। डेविस स्ट्रेट, ये जो रेड कलर से आपको रास्ता दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज। नॉर्थ वेस्ट पैसेज याद रखिएगा, ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है। कौन सा? नॉर्थ वेस्ट पैसेज, जो शुरू होता है बेरिंग स्ट्रेट से इस तरफ और यहाँ है डेविस स्ट्रेट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज। और ये है आर्कटिक आर्कीपेलागो का कनाडा वाला हिस्सा। ठीक है,
इसमें डेविस स्ट्रेट में आपको बता दिया, जो डेविस स्ट्रेट है वो लेब्राडोर सागर को बफिन के सागर से जोड़ देती है, ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड के बीच में पड़ती है। आगे हम चलते हैं, कुछ और स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हम यहाँ आ गए हैं और जो पैसेज हमारा था वो कुछ इस तरह से जा रहा था। तो ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है, इस आइलैंड का नाम है, इस आइलैंड का क्या नाम है बताइएगा। इस आइलैंड का नाम है विक्टोरिया आइलैंड। क्या नाम है इसका? विक्टोरिया आइलैंड। फिर से मैं मैप पे आपको लेकर चलूँगा और बताऊँगा विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पर है। पीछे से मैं आपको पीछे और थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, मेरे साथ थोड़ा सब्र के साथ बने रहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अभी हम यहाँ आ गए हैं, ये विक्टोरिया आइलैंड है, इसके पास में ये बैंक आइलैंड है। अभी हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस विक्टोरिया आइलैंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है ये विक्टोरिया आइलैंड है, इसके पास में ये बैंक आइलैंड है, नीचे मेनलैंड कनाडा है और इसकी साइड में एक और आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं प्रिंस वेल्स आइलैंड। प्रिंस वेल्स आइलैंड। मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बैंक आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड के बीच में जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज था, उसके पैसेज के लिए एक स्टेट पड़ती है, स्टेट का नाम है प्रिंस वेल्स स्ट्रेट। देखिए आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज का हिस्सा कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट नहीं है। एक तरफ हमने देखी थी डेविस स्ट्रेट से शुरू हो रहा था, उधर हमारा जा रहा था बेरिंग स्ट्रेट तक, बीच में पड़ती है प्रिंस वेल्स स्ट्रेट जो बैंक आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड के बीच में है। मेनलैंड कनाडा और विक्टोरिया आइलैंड के बीच में पड़ती है डोलफिन एंड यूनियन स्ट्रेट। यहाँ पे आपको पड़ती है डेजी स्ट्रेट। नाम बस आपको इतना ही याद रखना है, मुख्य रूप से आपको दो नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? प्रिंस वेल्स स्ट्रेट, प्रिंस वेल्स स्ट्रेट और डोलफिन और यूनियन स्ट्रेट किस किस को जोड़ती हैं? तो ये पूरे का पूरा जो सागर है, ये पूरे का पूरा सागर ही आर्कटिक ओशियन है। ये जो बैंक आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड के बीच में है प्रिंस ऑफ वेल्स स्ट्रेट, और मेनलैंड कनाडा और विक्टोरिया आइलैंड के बीच में है डोल्फिन एंड यूनियन स्ट्रेट। आपको इतना ही याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो है उसका ये हिस्सा है, कनेडियन आर्कीपेलागो में पड़ती है। देखिए एक स्टेट जो मैंने आपको बताई वो ये वाली थी, डोल्फिन वाली, और जो पहले वाली बताई वो ये वाली थी। आप फिर से देखिए वीडियो में, इस तरफ देखिए, ये है हमारी प्रिंस ऑफ वेल्स स्ट्रेट, ये है डोल्फिन एंड यूनियन स्ट्रेट, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये है हमारी प्रिंस ऑफ वेल्स स्ट्रेट और ये है हमारी डोल्फिन एंड यूनियन स्ट्रेट। ठीक है, ये है हमारा विक्टोरिया आइलैंड, ये है हमारा बैंक आइलैंड। ऊपर वाले जो पड़ जाते हैं क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, ये है हमारा बफिन आइलैंड। जो विक्टोरिया आइलैंड है काफ़ी बड़ा आइलैंड है, ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बफिन आइलैंड कौन से नंबर पे आता है दुनिया में। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड आइलैंड है। बफिन का नंबर कौन सा आता है वो आप बताएंगे, विक्टोरिया का 8वां नंबर आता है। आई होप इस क्षेत्र में पड़ने वाले स्ट्रेट और पैसेज के बारे में आप समझ पा रहे होंगे। एक रास्ता मैंने आपको कुछ ऐसे करके भी बताया था जो चला जाता था नॉर्थ वेस्ट पैसेज का, ये ब्यूफोर्ट का सागर है और ये बफिन बे है। ब्यूफोर्ट सागर और बफिन बे के बीच में यहाँ पे एक सुंड पड़ती है जिसको हम बोलते हैं लैंचेस्टर सुंड। क्या नाम है इसका? लैंचेस्टर सुंड, बोरो स्ट्रेट और मालवली सुंड। मालवली सुंड, लैंचेस्टर सुंड और बोरो स्ट्रेट जो है वो इसी का रास्ता है, इसी का रास्ता है। बस आपको इसी रास्ते का हिस्सा है, आपको नाम याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछे जाएँ तो, हालांकि पूछे नहीं जाएंगे लेकिन इस रास्ते में पढ़ रहे हैं तो बस आपको याद रखने हैं डेविस स्ट्रेट, उसके बाद लैंचेस्टर सुंड, बोरो स्ट्रेट, मालवी सुंड, मैकुलर स्ट्रेट एंड देन द ब्यूफोर्ट सी। हालांकि जब से पनामा कैनाल बन गई है इस क्षेत्र का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं रह गया है। दूसरी बात यह है कि ये क्षेत्र जो है अधिकतर समय तो यहाँ नॉर्थ पोल के पास होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ ही जमा रहता है, तो इस रास्ते का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन फिर भी है तो हमें जानना ही है। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अलास्का से दक्षिण की तरफ। ब्यूफोर्ट सागर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, चुक्की सागर, बेरिंग सागर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये अलास्का है। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है 141 डिग्री पश्चिमी लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर लाइन है जो कनाडा को अलास्का से अलग कर देती है। अलास्का पहले रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था जो कि बाद में यूएसए ने रशिया से खरीद लिया था। बहुत ही कम दाम पर इतनी इम्पोर्टेंट जगह जो थी वो रशिया ने अमेरिका को
बेच दी थी। इस अलास्का के नीचे यहाँ पे जो गल्फ़ पड़ती है उसका नाम है गल्फ़ ऑफ अलास्का। और ये महासागर कौन सा है? ये महासागर है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में अलास्का के दक्षिण में और कनाडा के भी दक्षिण में एक गल्फ़ जैसी जगह पड़ती है जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। और यहाँ पे एक आर्कीपेलागो पड़ता है जिसका नाम है अलेक्जेंडर आर्कीपेलागो। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलेक्जेंडर आर्कीपेलागो जो है वो अलास्का का हिस्सा है, यानी अमेरिका यूएसए का हिस्सा है। इसके पास में ही आपको एक और आइलैंड दिखाई देगा जिसका नाम है क्यून चोरियलेट आइलैंड। क्यून चेरलेट आइलैंड जो है वो कनाडा का हिस्सा है। अलेक्जेंडर आर्कीपेलागो जो है वो यूएसए यानी अलास्का का हिस्सा है। अंतर आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस दिखाई दे रहा है या स्ट्रेट दिखाई दे रही है या पैसेज दिखाई दे रही है, नाम है डिक्सन एंट्रेंस। डिक्सन एंट्रेंस कहाँ पर है? तो अलेक्जेंडर आर्कीपेलागो और क्यून चैरियट आइलैंड के बीच में है। और इसके पास में एक स्ट्रेट और भी है, हैकेट स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डिक्सन एंट्रेंस का नाम याद रखना है। और डिक्सन एंट्रेंस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक शहर दिखाई दे रहा है, बंदरगाह, जिसका नाम है प्रिंस रूपर्ट। और प्रिंस रूपर्ट जो है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कनाडियन नेशनल रेलवे का एक छोर दिखाया था पूर्वी वाला, ये कनाडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी छोर है प्रिंस रूपर्ट। कनाडियन नेशनल रेलवे का पश्चिमी छोर है प्रिंस रूपर्ट। प्रिंस रूपर्ट एक बंदरगाह है और कनाडियन नेशनल रेलवे में जो सामान लादा जाता है इस तरफ से वो प्रिंस रूपर्ट से ही लादा जाता है और वो बंदरगाह से होता हुआ, डिक्सन एंट्रेंस से होता हुआ पैसिफिक ओशन में चला जाता है। तो आप डिक्सन एंट्रेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और प्रिंस रूपर्ट बंदरगाह की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप समझ पा रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको कनाडियन नेशनल रेलवे के दोनों छोर भी दिखा पा रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन कनाडियन नेशनल रेलवे जो है वो बिल्कुल ऐसे नहीं है, यहाँ पे वाईनुमा आकार की हो जाती है। तो ये हमारा है प्रिंस रूपर्ट। और यहाँ पे भी एक चीज़ पड़ेगी, एक शहर पड़ेगा, एक बंदरगाह पड़ेगा जिसका नाम है वैंकूवर। तो वैंकूवर आइलैंड के बारे में भी हमें जानना है। तो चलिए हम वैंकूवर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ये क्या था? ये था हमारा जो आइलैंड का आर्कीपेलागो था वो था हमारा अलेक्जेंडर आर्कीपेलागो। उसके नीचे हमने देखा था क्वीन चैरियट आइलैंड जो कि कनाडा का हिस्सा था। यहाँ पे हमने डिक्सन एंट्रेंस देखा, ये देखा हमने प्रिंस रूपर्ट। ये है हमारी कनाडियन नेशनल रेलवे। कनाडियन नेशनल रेलवे का एक हिस्सा इस तरफ भी आता है और यहाँ पे जो बंदरगाह है उसको हम बोलते हैं वैंकूवर। क्या बोलते हैं? वैंकूवर। तो कनाडियन नेशनल रेलवे का एक छोर जो है वो वैंकूवर बंदरगाह पर भी है। अब जब कनाडियन नेशनल रेलवे इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, बंदरगाह पर अपना सामान लाती है, तो यहाँ से सामान को लेके जाने के लिए पैसिफिक ओशन में एक समुद्री रास्ता होगा जिस पे कुछ स्ट्रेट्स होंगी और कुछ चैनल्स होंगे, तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए ये जो प्रांत है इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया और ये जो प्रांत है इसको हम बोलते हैं जॉर्जिया। ठीक है, ये वाशिंगटन आपको दिखाई दे रहा है, जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये है हमारा कनाडा और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा यूएसए। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये 49 डिग्री उत्तरी लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश रेखा है 49 डिग्री, जो कनाडा और यूएसए के बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच में ही है और दुनिया का सबसे शांत बॉर्डर जो है वो भी कनाडा और यूएसए के बीच में ही है। हम बात कर रहे थे वैंकूवर की। वैंकूवर जो कि कनाडियन नेशनल रेलवे का एक छोर है और ये एक आइलैंड भी है। इस आइलैंड का नाम भी वैंकूवर आइलैंड ही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आइलैंड है और वैंकूवर आइलैंड जो है वो भी कनाडा का ही हिस्सा है। वैंकूवर बंदरगाह यहाँ पे है, वैंकूवर आइलैंड यहाँ पर है, दोनों ही कनाडा का हिस्सा हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कागज़ उद्योग काफ़ी फला फूला है, कागज़ का यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कागज़ उद्योग यहाँ पर क्यों फला फूला है? तो यहाँ पे टैगा वन पाए जाते हैं और टैगा वनों में क्या होता है, मुलायम लकड़ी के, मुलायम लुगदी के वन होते हैं और मुलायम लकड़ी से कागज़ का निर्माण किया जाता है इस क्षेत्र में। क्योंकि ये जो क्षेत्र है नॉर्थ पोल के पास में आ रहा है तो टुंड्रा और टैगा प्रकार की वनस्पति यहाँ पे उगेगी। वैंकूवर को पैसिफिक ओशियन से जोड़ने के लिए इस बंदरगाह को दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा रास्ता है ये वाला। तो इस रास्ते में कौन से चैनल और कौन सी स्ट्रेट पड़ती हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। ये आपको वैंकूवर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो स्ट्रेट आपको दिखाई दे रही है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया। तो ये मेनलैंड कनाडा है, कनाडा का भी ये
जो न्यू कोलंबिया इसको बोलते हैं, इस राज्य को अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो सॉरी ब्रिटिश कोलंबिया इस पर्टिकुलर राज्यों को बोलते हैं। तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और वैंकूवर आइलैंड के बीच में जो ये वाला समुद्र का रास्ता है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया। और स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया से होते हुए स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका से होते हुए हम वैंकूवर में जो हमने कनेडियन नेशनल रेलवे से सामान उतारा था, उसे समुद्र में भर के पैसिफिक ओशियन तक लेके जा सकते हैं। फिर से मेरे साथ दोहराइएगा, वैंकूवर में जो हमने सामान उतारा था उसको हम स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया से लेते हुए और उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूगा से लेते हुए पैसिफिक ओशियन तक जा सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों स्टेट की इम्पोर्टेंस और लोकेशन समझ में आ गई होगी। ये पूरे का पूरा वैंकूवर आइलैंड है, ये ब्रिटिश कोलंबिया वाला क्षेत्र है, दोनों ही क्षेत्र कनाडा के हैं। आइलैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। ये यूएसए वाला हिस्सा भी यहीं से शुरू हो जाता है। ये जो सैन डी फूगा स्ट्रेट है, ये यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर का काम भी करती है। ठीक है, अगर हमें ऊपर की तरफ जाना हो तो ऊपर की तरफ क्वीन चैरियट स्ट्रेट पड़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ पे एक थोड़ी देर पहले आइलैंड दिखाया था, क्वीन चैरियट आइलैंड, उसके आसपास में एक स्ट्रेट पड़ेगी क्वीन चैरियट स्ट्रेट। हालांकि ऊपर की तरफ जाना मुश्किल है, रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है। ऊपर वाला रास्ता आपको याद भी नहीं रखना है, आपको 2 ही स्टेट याद रखनी है, आपको 3 नाम याद रखने हैं, कनाडियन नेशनल रेलवे, वैंकूवर शहर, वैंकूवर बंदरगाह, स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया और जुआन डी फूगा स्ट्रेट, वैंकूवर आइलैंड। इतना ही आपको याद रखना है, सारे का सारा कनाडा का हिस्सा है। आगे हम चलते हैं अपने वीडियो के अपने लास्ट पड़ाव की तरफ, गोल्डन गेट स्ट्रेट। गोल्डन गेट इज ए स्ट्रेट, जो गलत लिखा है इसको आप काट दीजिए। गोल्डन गेट स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। देखिए जो आपको पुल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन गेट ब्रिज। और ये कहाँ पर है, तो जब मैंने आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पहली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको एक शहर का नाम बताया था। यहाँ पे उस शहर का नाम था इस वाले क्षेत्र में सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, जिसके आसपास में फल प्रसंस्करण उद्योग काफ़ी फला फूला था, क्योंकि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी छोरों पर अगर हम 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच में हैं, चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी हो, और अगर हम उस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर हैं तो एक विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है जिसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे रसदार फलों का काफ़ी उत्पादन होता है, और जहाँ पे खट्टे रसदार फलों का उत्पादन होता है वहाँ पे फल प्रसंस्करण का उद्योग काफ़ी फलता फूलता है। उसी सीरीज में, उसी लाइन में यहाँ पे एक शहर पड़ता है, शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ही क्यों नाम रखा गया, तो देखिए यहाँ से एक नदी बहकर आ रही है, इस नदी का नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को। और इस 2 छोरों को जोड़ने के लिए बीच में एक पुल बनाया गया है, उस पुल का नाम है गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि सैन फ्रांसिस्को शहर में पड़ता है। सैन फ्रांसिस्को जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, जो कि इसके एकदम अपोजिट पूर्वी किनारे पर है। सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी किनारे पर है, और सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक एक रेलवे लाइन बिछी हुई है। उस रेलवे लाइन को क्या बोलते हैं, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कनाडा में एक कैनेडियन नेशनल रेलवे है, तो यहाँ पे उस नेशनल रेलवे का क्या नाम है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम बात कर रहे थे गोल्डन गेट स्ट्रेट की, तो इस सैन फ्रांसिस्को के ये जो बीच में एक स्ट्रेट बन जाती है उसको हम बोलते हैं गोल्डन गेट स्ट्रेट। अच्छा, ये किन किन राशियों को जोड़ रही है, तो ये जो ये बे है, ये खाड़ी आपको दिखाई दे रही है जिसमें आके सैन फ्रांसिस्को नदी गिर रही है, इसको हम बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को बे, और इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन से सैन फ्रांसिस्को बे को जोड़ने के लिए समुद्र का ये वाला जो रास्ता है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन गेट स्ट्रेट। गोल्डन गेट स्ट्रेट क्या बोलते हैं, गोल्डन गेट स्ट्रेट। याद हो गया आपको, ब्रिज का नाम भी गोल्डन गेट ब्रिज है, झील का नाम भी या बे का नाम भी सैन फ्रांसिस्को बे है, स्ट्रेट का नाम गोल्डन गेट स्ट्रेट है, नदी का नाम भी सैन फ्रांसिस्को है, शहर का नाम भी सैन फ्रांसिस्को है। याद करना बहुत आसान है, सैन फ्रांसिस्को बे को जोड़ दे रही है पैसिफिक ओशियन से। ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, काफ़ी टूरिस्ट इस ब्रिज को देखने के लिए आते हैं। इसको हम बोलते हैं गोल्डन गेट ब्रिज, जो कि 1937 में बनाया गया था। 1937 में बनाया गया था। ये 2 पेनिनसुलाओं को आपस में जोड़ता है। ये जो ऊपर वाला पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम
सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला, और नीचे वाला जो पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं मैरीन पेनिनसुला। ये मैरीन पेनिनसुला है। अब देखिए पेनिनसुला कैसे हैं। ये जगह अगर आप ध्यान से देखें तो तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, जल से घिरी हुई है। इसी को हम बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला। अगर इस जगह को भी देखें तो ये जगह भी तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। इसको हम बोलते हैं मरीन पेनिनसुला। इन दोनों पेनिनसुलाओं के ऊपर एक ब्रिज बना दिया गया है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन गेट ब्रिज। और इस गोल्डन गेट ब्रिज के नीचे से समुद्र की जलराशियों को जोड़ने के लिए, दो जलराशियों को जोड़ने के लिए जो संकरा रास्ता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन गेट स्ट्रेट। इससे ज़्यादा आसान तरीके से आई होप आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, कोई नहीं समझा पाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है मेरी मेहनत से, मेरी जो मैंने मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, उसको आपका कुछ रेटिंग देना चाहें तो मेरी वीडियो में आप कमेंट करिएगा ज़रूर, और लाइक और शेयर तो करिएगा ही करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।